गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ 5, जो कि चिट्ठियों के बारे में लिखा है। इसका शीर्षक है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इस पाठ को लिखा है अरविंद कुमार सिंह ने। इसमें अब तक हमने पढ़ा कि चिट्ठियों का जो महत्व हमारे जीवन में है और हमारे जो हमारे पहले जो लोग हैं उनके लिए चिट्ठियाँ कितनी महत्वपूर्ण होती थी, खास करके हमारे जो सैनिक होते थे उनके लिए। और इसी क्रम में हमने पढ़ा कि जो चिट्ठियाँ हैं देश के और देश विदेश सभी जगह जो संग्रहालय हैं वहाँ पर अलग से इनका संग्रह होता है। ये पत्र जो अलग अलग महान हस्तियों ने, महान लोगों ने लिखे हुए हैं, उनकी एक तरह से ये विरासत है, निशानी है, उनकी धरोहर है। और उससे हमें उस समय के देश काल और विचार समाज के बारे में जानकारी मिलती है। इसी क्रम में हमने आगे पढ़ा था कि जो महात्मा गांधी हैं उनको देश विदेश से पत्र मिलते थे, दूर दूर से उन्हें पत्र मिलते, और लेकिन उन पर एड्रेस में केवल महात्मा गांधी और इंडिया लिखा हुआ होता था। और साथ ही जो स्वतंत्रता संग्राम के और दूसरे बड़े नेता थे उनके साथ भी ऐसा ही होता था। और विदेश के किसी भी हिस्से में, किसी भी गांव कस्बे में होते, वहाँ पर उन्हें वो पत्र मिल जाते थे। अब पढ़ेंगे आगे। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं की में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। तो हमने अब तक पढ़ा था कि गांधी जी के पास देश दुनिया से पत्र पहुंचते थे, तो उनके पास बहुत बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, लेकिन पत्रों का जवाब भी वे बहुत जल्दी दिया करते थे। जैसे ही उन्हें कोई पत्र मिलता, पढ़ने के साथ ही वे उसका उत्तर लिख दिया करते थे। तो इस मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था, यानी कि कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था पत्रों का जवाब देने के मामले में। और कहा जाता है कि पत्र जैसे ही उन्हें मिलते थे वैसे ही वे उनका उत्तर भी लिख देते थे, और फिर अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते थे पत्रों को लिखने में, क्योंकि जब बहुत सैकड़ों की संख्या में एक दिन में उन्हें पत्र मिलते थे तो उनका जवाब भी वे देते थे। तो एक हाथ से लिखते लिखते जब वे थक जाते, उनका हाथ दर्द करने लगता, दाहिना हाथ दर्द करने लगता, तो वे बाएं हाथ से लिखना शुरू कर देते थे। इस प्रकार हर पत्र का वे जवाब देते थे। और जो सिर्फ केवल महात्मा गांधी ही नहीं, जो और भी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे या जो बड़े लोग थे, नेता थे, उनको भी पत्र अलग अलग गाँवों से, छोटी छोटी जगहों से भी मिलते थे, और उनका वे लोग भी जवाब देते थे। तो जिन्हें भी वो जवाब लिखे जाते थे वापस उन पत्रों के जवाब में, तो वे लोग, जैसे गांधी जी ने किसी को पत्र लिखा, वापस से जवाब दिया पत्र का, तो जिसे जवाब लिखा वह क्या करते थे, उन्हें पत्र को बहुत ही संभाल कर रखते थे। और कुछ लोग तो इतना ज़्यादा प्रशंसक, जिन्हें कह सकते हैं, वे प्रशंसक होते थे, जो ऐसे पत्रों को फ्रेम करवाकर तस्वीर की जैसे उन्हें लगाकर रखते थे और आने जाने वालों को दिखाते थे कि गांधी जी ने हमें पत्र जवाब दिया, पत्र लिखा, या दूसरे जो नेता थे उन्होंने उनका जवाब जब उन्हें मिलता तो वे इस तरह से उन्हें सजाकर रख लेते थे। तो ये था पत्रों का जादू, यानी पत्र कितने महत्वपूर्ण हैं, ये इसी बात से पता चलता है कि लोग ऐसे पत्रों को सजावट के जैसे भी लोगों को दिखाने के लिए भी रखते थे, इतना संभाल के रखते थे उन पत्रों को। तो यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। जैसे कि एक का उदाहरण हमने देखा था, जवाहरलाल नेहरू ने जो पत्र लिखे थे इंदिरा गांधी जी को, उन पर एक पुस्तक छपी है जिसका नाम है पिता के पत्र पुत्री के नाम।
तो इसी तरह की और भी कई सारी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। तो हमने पढ़ा कि बहुत सी जो किताबें हैं वो पत्रों पर ही आधारित है, पत्रों की वजह से ही वे लिखी गई हैं या छपी हैं। तो ये एक तरह से दस्तावेज जिसे कह सकते हैं, दस्तावेज से कम नहीं है। दस्तावेज होते हैं कानूनी जो पेपर्स होते हैं, बहुत ही जिन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है। पत्र भी उसी तरह से दस्तावेजों से यानी कानूनी पत्रों से कम नहीं है। इन्हीं में कड़ी में लेखक बताते हैं कि पंत जो थे, सुमित्रा नंदन पंत हमारे देश के कवि हैं, वो बहुत प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने जो हरिवंश राय बच्चन जी थे, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी, वे भी बहुत बड़े कवि थे। उनके नाम जो पत्र व्यवहार उन्होंने किया या उन्होंने जो पत्र लिखे थे हरिवंश राय बच्चन जी को, वो पत्र एक पुस्तक के नाम से छपे हैं। 200 पत्र बच्चन के नाम इस बुक का नाम है। इसी तरह निराला के पत्र हमको लिखो है। तो जो निराला जी थे, जो भी एक महान कवि हुए हैं, उनके पत्र, उन्हें जो पत्र मिले थे, उन्हें पत्र हमको लिखो है करके पुस्तक का शीर्षक के नाम से वे पत्र छपे हैं। और इसी तरह पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती जो समाज सुधारक थे, उनके पत्र इस नाम से छपे हैं, पत्रों के आईने में। और कई पुस्तकें और भी ऐसी हैं जो पत्रों पर ही आधारित है। इसी तरह कहा जाता है कि जो मुंशी प्रेमचंद है, महान लेखक हैं हमारे देश के, उनके भी जो पत्र होते थे वो इस तरह के होते थे कि जो नए लेखक होते थे, जो लेखन कार्य शुरू करते थे, तो उनको प्रेमचंद जी खास तौर से प्रोत्साहित करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए उन्हें बहुत ही अच्छे पत्र लिखा करते थे ताकि वो और अच्छा लेखन कार्य करें। इसी प्रकार अच्छा एक शब्द आया यहाँ पर मुस्तैद, इसका मतलब बिल्कुल तैयार रहना या तैयारी के साथ में, तो बिल्कुल अलर्ट जिसे हम कह सकते हैं। तो जो जब प्रेमचंद थे वो नए लेखकों को बहुत ही मुस्तैदी के साथ, बहुत ही फुर्ती के साथ में पत्रों का जवाब देते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी जी के जो पत्र लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, उनके भी पत्र बहुत ही प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी को जो रविंद्रनाथ टैगोर ने पत्र लिखे या महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ जी को पत्र लिखे, वो 1915 से 1941 के बीच के समय के हैं। इनका भी पत्राचार का एक संग्रह प्रकाशित हुआ है जिसका नाम है महात्मा और कवि। तो इसमें बहुत से नए तथ्य और उनकी मनोदशा को लेखा जोखा मिलता है। जो भी पत्र 1915 से 41 के बीच में जब उन्होंने भारत आए थे महात्मा गांधी और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने का सोचा था, भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें भागीदारी करना शुरू किया उन्होंने, तब से लेकर 1941 के बीच में जिन जिन परिस्थितियों से वे गुजरे, जो भी हालात रहे, उन सभी के बारे में वे आपस में डिस्कस करते थे रविंद्रनाथ टैगोर से और रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी जी से। तो उनकी जो मनोदशा थी उस समय, जो भी तथ्य थे, तो उन सभी का लेखा जोखा उनके द्वारा लिखे हुए पत्रों से मिलता है। आगे, पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। तो भारत में पत्र व्यवहार की परंपरा बहुत पुरानी रही है। पहले इस काम के लिए
तेज़ दौड़ने वाले घोड़े और तेज़ दौड़ने वाले लोगों को, चलने वाले लोगों को रखा जाता था, ताकि ये संदेश एक जगह से दूसरी जगह, एक राज्य से दूसरे राज्य में और एक राजा से दूसरे राजा को, या जो आम आदमी थे वो भी संदेश अपने भेजते थे। कई बार इसके लिए जानवरों का भी प्रयोग किया जाता था, पक्षियों का प्रयोग किया जाता था। तो इस तरह से जो परंपरा है पत्र लेखन की, पत्र व्यवहार की, वो बहुत ही पुरानी है। पर इसका असली जो विकास हुआ, यानी कि संचार के साधनों का विकास की वजह से, और एक अलग से एक विभाग बनाया गया इसके लिए, तो उसकी वजह से जो पत्र लेखन है उसका बहुत ही विकास हुआ। और जो बाकी जितने भी विभाग होते हैं सरकार के, उनमें सबसे ज़्यादा गुडविल यानी कि अच्छा प्रभाव डाक विभाग का ही माना जाता है। इसकी एक खास वजह यह भी थी कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता था। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। तो जो डाक विभाग है उसकी गुडविल यानी कि जो उसका पैठ है या उसका जो प्रभाव है वो ही सबसे ज़्यादा रहा है। वही सबसे अच्छा विभाग माना जाता था, क्योंकि इसकी खास वजह है कि लोगों को जोड़ने का काम इसने किया है। डाक विभाग की पहुँच यानी जो इसका संपर्क है वो घर घर तक है, यानी कि हर घर में, लगभग प्रत्येक घर में पत्र देना और प्राप्त करने का काम होता था। तो वहाँ पर केवल जो डाक विभाग है उसी की पहुँच थी, वही वहाँ तक जाता था। संचार के भले ही तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। यानी भले ही आज कितने ही उन्नत साधन हो गए हों, इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन सबके हाथ में है, लेकिन फिर भी जो चिट्ठी पत्र है उनकी हैसियत अभी भी बरकरार है, अभी भी उनकी पहचान बाकी है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हो या फिर झोपड़पट्टी में रह रहे लोग, शहर में आलीशान मकान हो या फिर जो गरीब बस्ती है, झोपड़पट्टी है, वहाँ के लोग हो, घने जंगलों से घिरे गांव हो या फिर पहाड़ों पर जहाँ बर्फबारी होती है वहाँ जी रहे पहाड़ों के लोग हो, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो जो मछली पकड़ने का काम करते हैं, या फिर रेगिस्तान की जो छोटे छोटे गांव होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, 200-400 से ज़्यादा उनमें लोग नहीं रहते, इससे भी कम के लोगों की छोटी छोटी जो बस्तियां होती है उन्हें ढाणियाँ कहा जाता है। तो रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग हो, आज भी खतों का ही सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार वे लोग करते हैं। यानी कि डाक विभाग ने कहीं भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ डाक विभाग डाक देने नहीं पहुँचता हो। यानी हर जगह जहाँ के भी पत्र होते हैं वहाँ देने के लिए डाकिए जाते हैं। तो वहाँ पर चाहे वो कितना ही दुर्गम हो, चाहे सुगम हो, कितना ही ऊंचाई पर बना हो, चाहे कितना ही नीचे समुद्र तल पर हो, लेकिन वहाँ तक भी जो डाक विभाग है वहाँ उसकी पहुँच है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुँचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर व्यवस्था से ही चलते हैं। गाँव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो केवल चिट्ठी पत्री पहुंचाने का ही काम जो डाकघर है वो नहीं करता, बल्कि इसके बहुआयामी हैं, बहुत से आयाम हैं, बहुत से और भी काम ये करता है। जैसे मनी ऑर्डर भेजने का, मनी ऑर्डर कहते हैं पैसों को एक जगह से दूसरे जगह पर लीगल तरीके से भेजा जाना मनी ऑर्डर कहलाता है। यानी जो ऐसे लोग जो बहुत दूर रह रहे हैं अपने घरों से, वो अपने परिवारजनों तक पैसे डाक विभाग के द्वारा भिजवाते हैं, जो कि एक ख़ास तरह का ऑर्डर होता है, मनी ऑर्डर जिसे बोलते हैं। उसके माध्यम से वो पैसे अपने परिजनों तक, अपने जहाँ पर भी भेजना है वहाँ पहुँचाते हैं। तो ऐसे लोग, परिवार जिनके काम करने वाले बहुत दूर हैं,
जो पैसे कमाने वाले लोग हैं वो घर से दूर हैं, तो जब वो पैसे भेजते हैं डाक विभाग के द्वारा तभी उनके घरों में चूल्हे जलते हैं, यानी राशन का सामान तभी आ पाता है उनके घरों में। तो अगर डाक विभाग नहीं होता तो उन लोगों का जीवन यापन करना बहुत ही कठिन हो जाता, या फिर उन लोगों को जो दूर रहकर कमाने गए हुए हैं, घर से दूर रहते हैं, उन्हें खुद जाकर पैसे देने पड़ते, तो आने जाने में भी उनका बहुत सा समय और पैसे खर्च हो जाते। जबकि मनी ऑर्डर में बहुत कम पैसे में वो अपने परिवार तक पैसे पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार और भी बहुत से आयाम हैं इसके डाकघर के, जैसे बचत खाते खुलवाना, या अभी जो सुकन्या योजना चल रही है वो भी पोस्ट ऑफिस में ही होती है। तो इस प्रकार केवल चिट्ठी पत्री को पहुंचाने का या लेने का ही काम नहीं करता, बल्कि दूसरे भी बहुत से काम भारतीय डाकघर करता है। तो एक दो नहीं बल्कि करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं, यानी अपने बहुत से काम के लिए पोस्ट ऑफिस करोड़ों लोग पहुंचते हैं वहाँ करवाने के लिए काम अपने। दूर देहात में यानी कि बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर व्यवस्था से ही चलते हैं। यह मनी ऑर्डर व्यवस्था जिसके बारे में मैंने बताया था, पैसों को भेजने की व्यवस्था जो है उसी से उनके घरों के चूल्हे चलते हैं, यानी उनकी खाना उन्हें मिल पाता है। गाँवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। ऐसी जगह पर जहाँ पर पैसे लेकर आने वाला जो डाकिया है, पोस्टमैन है, वो एक तरह से भगवान का रूप या देवदूत के रूप में उसे माना जाता है। बहुत ही आदर उनका किया जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है उन्हें। तो ये था पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया।